नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल बाहर कैसे आई। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा इस पर नोटिस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम पर उठाए सवाल, कहा भारतीय सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारी से खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अनुपम खेर का युवा कांग्रेस ने किया विरोध, कश्मीरी पंडितों की लाश पर राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र की अग्निपथ योजना पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, बोली न चर्चा न सोच विचार, बस मनमानी कर रही सरकार। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत ने डाली है अर्जी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल बाहर कैसे आई। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की डिटेल मीडिया में आने पर कांग्रेस ने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कानून मंत्री को नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने पूछताछ की जानकारी सामने आने पर सवाल उठाया है और नोटिस जारी कर जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में न्यूज़ चैनलों पर चलने वाली 3 रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन चैनलों ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से दावे किए थे कि पूछताछ के दौरान राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं और वकीलों की ओर से दी गई सलाह के आधार पर ही बात कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया कि सरकार को इस तरह से चीज़ों को जानबूझकर लीक नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की ओर से भेजे गए नोटिस में आरोप लगाया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजनीतिक बदले के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही नहीं, नोटिस में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी से पूछताछ की लीक इसलिए की गई ताकि सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी निर्देश है कि ऐसे मामले में कोई जानकारी लीक होना कानून का उल्लंघन है, जिनकी जांच अभी चल रही हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम पर उठाए सवाल, कहा भारतीय सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारी से खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठाया है और कांग्रेस महासचिव और वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये निर्णय कहीं न कहीं तो तीनों सेनाओं की कार्यक्षमता, निपुणता, योग्यता, प्रभावशीलता और सामर्थ्य पर समझौता करने वाला है। उन्होंने कहा कि सबसे चिंता का विषय यह है कि 4 साल के बाद इन युवा सैनिकों के भविष्य का क्या होगा। ये सब तब किया जा रहा है जब भारत के 2 एक्टिव बॉर्डर हैं तथा देश पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़ी सीमा पर लगातार संघर्षरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सैन्य विशेषज्ञों, 3 सेनाओं के उच्चतम अधिकारियों और रक्षा क्षेत्र में जुड़े विशेषज्ञों ने मोदी सरकार की इस पूरी स्कीम पर गहन चिंता जताई है। ऐसे में अधिक सैन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा है कि मोदी सरकार का यह फैसला भारतीय सेनाओं की गरिमा, परंपरा, जुड़ाव की भावना और अनुशासन की परिपाटी के साथ खिलवाड़ है। इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव ने मोदी सरकार से कई सवाल भी किए और उन्होंने पूछा कि जब देश की तीनों सेनाओं में 2,55,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, ऐसे में क्या 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती से सेना की रेगुलर भर्तियों की आवश्यकता पूरी हो सकती है? क्या मोदी सरकार तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल तैयारी से खिलवाड़ नहीं कर रही? दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनुपम खेर का युवा कांग्रेस ने किया विरोध, कश्मीरी पंडितों की लाश पर राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। जी हां दोस्तों, वाराणसी के पिशाच मोचन तीर्थ पर अभिनेता अनुपम खेर एक तरफ कश्मीरी पंडितों का त्रिपिंड श्राद्ध कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने उनका जमकर विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और वापस जाओ के नारे भी लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की लाश पर अनुपम खेर राजनीति ना करें। अगर हिम्मत है तो इस समय कश्मीर जाएं और वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ बैठकर सरकार से अपना हक मांगे। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर ने कहा कि अनुपम खेर काशी में त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये त्रिपिंडी किसके लिए है। 1990 में जब कश्मीर में भाजपा की गठबंधन की सरकार थी, तब कश्मीरी पंडितों के लिए या जो आज मरे हैं उनके लिए। उन्होंने कहा कि यदि आज मरे लोगों के लिए है तो इसका मतलब धारा 370 हटाने का फायदा
फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अनुपम खेर यहाँ आकर देश और बनारस का माहौल खराब ना करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र की अग्निपथ योजना पर प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, बोली न चर्चा न सोच विचार, बस मनमानी कर रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना शुरू करने के एक दिन बाद बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। सशस्त्र बलों के भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरुआत की है और प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है, सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को क्यों बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 साल नियम छलावा है, हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर सरकार ना कोई गंभीर सोच विचार और ना ही कोई चर्चा कर रही है, बस मनमानी कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत ने डाली है अर्जी। जी हाँ दोस्तों, यूपी में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यूपी प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 3 मई को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान सांप्रदायिक तनाव भी देखने को मिला। इसके बाद भाजपा से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में यूपी समेत कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए। यूपी में हिंसक प्रदर्शन के पीछे के आरोपियों के घर को योगी सरकार द्वारा ढहाया जा रहा है। यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसका सुप्रीम अदालत ने संज्ञान लिया है। 16 जून को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ ने शिवराज को बताया घोषणाओं का मास्टर, कहा जहां नदी नहीं वहां भी पुल बनाने की घोषणा कर दें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणाओं का मास्टर बताया। उन्होंने कहा कि चौहान वहां भी पुल बनाए जाने की घोषणा कर सकते हैं जहां नदी का नामो निशान तक ना हो। कमलनाथ बुधवार को इंदौर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। कमलनाथ ने रैली में कहा कि चौहान तो घोषणाओं के मास्टर हैं। उन्होंने पिछले 18 साल में 20,000 घोषणाएं की हैं और इस मामले में उनसे कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो जहां नदी नहीं हो वहां भी पुल बनाने की घोषणा कर देंगे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन चुका भ्रष्टाचार नए औद्योगिक निवेश की राह में बाधा बन रहा है, जिससे बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने बताया कि पीएम हमारी राय जानना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी नेताओं की बैठक से पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने राजनाथ सिंह से बात की है। उन्होंने कहा कि पीएम हमारी राय जानना चाहते हैं। मैंने पूछा कि उनका प्रस्ताव क्या है, उम्मीदवार कौन है। उन्होंने संपर्क में रहने के लिए नहीं कहा। यदि हम एक सर्वसम्मत गैर विवादास्पद नाम बताते हैं तो क्या सरकार इसे स्वीकार करेगी। वहीं ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत से बड़े नेता बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम इस बैठक में जा रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद बीजेपी के खिलाफ लड़ना है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जो करना होगा हम वो करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बड़ी बैठक से कुछ घंटे पहले आया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर विपक्ष हुआ सहमत, अब नाम पर फैसला बाकी। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी दलों के बीच राष्ट्रपति चुनाव में साझा उम्मीदवार मैदान में उतारने पर सहमति बन गई है, लेकिन उम्मीदवार अभी तय नहीं हुआ है क्योंकि सक्रिय राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने विपक्ष का सर्वसम्मत प्रत्याशी बनने से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 17 विपक्षी दलों को बैठक में पवार के इनकार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को नाम उम्मीदवार के रूप में सुझाया है। हालांकि विपक्ष की प्रमुख दल कांग्रेस के साथ अन्य दलों ने इन दोनों समेत किसी भी नाम का अभी तक अपनी तरफ से सुझाव नहीं दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने की 10 लाख नौकरियों की घोषणा तो तेजस्वी यादव ने पूछे ताबड़तोड़ सवाल। जी हाँ दोस्तों, अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। भाजपा की ओर से सुशील मोदी और जेडीयू की ओर से आरसीपी सिंह ने इसका स्वागत किया तो आरजेडी ने इसे जुमला करार दिया।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूछा है कि पीएम बताएं कि नौकरियां नियमित होंगी या संविदा पर, क्या इनके लिए भी परीक्षा फॉर्म शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार में आने के पहले प्रतिवर्ष 2 करोड़ नियमित नौकरियां देने की लिखित वादा किया था, लेकिन 8 वर्ष के शासन के बाद भी अब 1.5 साल में केवल 10 लाख नौकरियां देने का जुबानी खर्च हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध, बक्सर में ट्रेन पर पथराव और मुजफ्फरपुर में सड़क जाम कर हंगामा। जी हाँ दोस्तों, सेना की ओर से 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने वाली अग्निपथ स्कीम का विरोध शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, जहां बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके हैं तो वहीं मुजफ्फरपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बक्सर में आक्रोशित युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। जानकारी के मुताबिक पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पथराव किया गया और इस बीच काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रुकी रही और इससे रेल प्रशासन और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। उधर मुजफ्फरपुर में भी सेना भर्ती के युवाओं का प्रदर्शन शुरू हो गया और प्रदर्शनकारी युवाओं ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास चक्का चौक पर हंगामा किया और युवाओं ने चक्कर चौक पर आग जलाकर रोड को जाम कर दिया। युवाओं का कहना है कि महज 4 साल के लिए भर्ती किया जाना रोजगार के अधिकार का हनन करना है। बता दें कि मंगलवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली में इस स्कीम का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत 17.5 साल से अधिक और 21 साल तक की आयु के युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा और उन्हें 4 साल के लिए नौकरियां मिलेंगी और इनमें से 25% युवाओं को आगे सेना में नियमित नौकरी के लिए चुना जाएगा और इसके लिए अलग से स्क्रीनिंग होगी। अग्निवीर के तौर पर काम करने के बाद सेवा मुक्ति और युवाओं को 11 लाख रुपए का एक मुफ्त पैकेज देकर विदा किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नफरती बयान बना पीएम मोदी का धर्म संकट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। ये धर्म संकट है सांप्रदायिक हिंसा का, जिसका असर न सिर्फ देश के अमन भाईचारे पर पड़ रहा है बल्कि दुनिया में भारत की छवि को लेकर भी गलत संदेश जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदर्शन, आगजनी और हिरासत में कार्यकर्ता, राहुल गांधी से पूछताछ के बीच कांग्रेस ऑफिस में घुसी पुलिस और जमकर किया बवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से ईडी लगातार तीसरे दिन पूछताछ करने जा रही है और इस पूछताछ से पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। सुबह ही कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होने शुरू हो गए और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। वहीं इसी बीच पुलिस कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुस गई, जहां प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस के पार्टी दफ्तर में घुसने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मारपीट के आरोप भी लगाए। नेताओं का कहना है कि पुलिस की बर्बरता को पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर के अंदर घुसकर अत्याचार किया। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में दिखे और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसके अलावा नाराज कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में भी प्रदर्शन किया। सभी यहां ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे और नारेबाजी की। पुलिस ने कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता अब ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उन्होंने टायर पर आग लगाकर अपना विरोध जताया और इस दौरान धरने पर बैठे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये सरकार अपराधी है। अगर ये अपराधी ना होते तो प्रजातंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाते। प्रशासन को कुछ कहते हैं तो ये बोलते हैं कि हमें ऊपर से निर्देश दिए गए हैं, यानी इन्हें मोदी शाह ने निर्देश दिया है। हिंदुस्तान में ऐसी बर्बरता पहले नहीं देखी गई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब घर अवैध था तो सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? संविधान और कानून रोकेगा बीजेपी का बुलडोजर, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घर पर बुलडोजर चलाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान और कानून भाजपा के बुलडोजर को रोक देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि रविवार को प्रयागराज में अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया गया घर जावेद मोहम्मद का नहीं था। शुक्रवार को पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर शहर में हुई हिंसा, जिसमें जावेद मोहम्मद को मुख्य आरोपी बनाया गया था। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस घर पर उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किया उसका टैक्स भी दिया जा रहा था। घर अवैध था तो सरकार फिर टैक्स क्यों ले रही थी? कागजात बताते हैं कि आरोपी घर का मालिक नहीं है, ये घर पत्नी के नाम पर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी और क्या घर पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारी इसका पुनर्निर्माण करेंगे? अखिलेश यादव ने नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक सच्चा हिंदू किसी धर्म के बारे में
कुछ नहीं कहेगा, वो किसी का अपमान नहीं कर सकता। एक सच्चा हिंदू दूसरे धर्म के बारे में ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करेगा। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके नेता इस तरह का रास्ता इसीलिए अपना रहे हैं क्योंकि बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े प्रयागराज का जाना माना राजनेता है। उसे शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और दावा किया गया था कि वो शुक्रवार के विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना मामले में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 8,822 नए केस, 15 की मौत, एक्टिव केस 53,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना के 8,822 नए मामले सामने आए हैं। दैनिक संक्रमण दर 2% हुआ और महाराष्ट्र से अकेले मंगलवार को कोविड-19 के 2,956 नए मामले सामने आए हैं। केरल से 1989 नए केस सामने आए हैं। देश में एक्टिव केस में 3,089 की वृद्धि हुई है और सक्रिय मामले बढ़कर 53,637 हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयपुर में अगले महीने होगी आरएसएस की बड़ी बैठक, ज्ञानव्यापी और पैगंबर मोहम्मद विवाद पर भी होगा मंथन। जहां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं की अगले महीने जयपुर में बैठक होने वाली है, जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर मामले और भारतीय जनता पार्टी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी पर हिंसक विरोध प्रदर्शन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मामले की जानकारी रखने वाले एक पदाधिकारी ने मंगलवार को ये बात कही। 28 मई को एक टेलीविजन डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की और पार्टी के नेता नवीन कुमार जिंदल ने 1 जून को कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां ट्वीट की। टिप्पणी पर नाराजगी के बीच भाजपा ने शर्मा को निलंबित कर दिया और 5 जून को जिंदल को निष्कासित कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, बोले ईडी का फुल फॉर्म है एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के चलते देश भर में कांग्रेस नेता हंगामा और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूछताछ के तीसरे दिन यानी आज मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के खिलाफ इस मामले में विरोध दर्ज करते हुए ट्वीट कर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ईडी का फुल फॉर्म एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी का मतलब आज एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है और इसी के साथ राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार स्वयं फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा करती है। जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो तो ना लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं ना मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा को घेरा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बहाने कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक, दिया साफ संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण के बहाने मास्टर स्ट्रोक खेला है। राज्य से 16 में से 15 नगर निगमों में अपनी पसंद के उम्मीदवारों को टिकट देकर कमलनाथ ने संकेत दे दिया है कि 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस उनके नेतृत्व में ही लड़ेगी। फिलहाल राज्य में उन्हें कोई चुनौती देता हुआ भी नहीं दिख रहा है। राजनीति हलकों में कुछ दिन पहले तक बड़ी चर्चा थी कि भोपाल में कांग्रेस संगठन में तमाम जिम्मेदारियां दिग्विजय सिंह गुट के नेताओं के पास आने से कमलनाथ की पकड़ कमजोर हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव में भी दिग्विजय खेमा बराबरी से ताल ठोक रहा था, लेकिन 16 में से 15 नगर निगम के मेयर के टिकट में कमलनाथ का सर्वे ही चला और बाकी गुटों का मुंह बंद हो गया। अब इसे कांग्रेस के हलकों में कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। ये भी चर्चा है कि 2023 में विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में पीसीसी चीफ कमलनाथ का ही दबदबा रहेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का समर्थन ममता बनर्जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ। ममता दीदी जो तय करेंगी सपा उसका पूर्ण समर्थन करेगी और सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह बयान अयोध्या में दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन देगी। बस्ती से लौटते समय अयोध्या सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान सपा प्रमुख भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। इस दौरान बेरोजगारी,
किसानों की समस्याओं व व्यापारियों की खस्ता हालात का बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया और भाजपा पर पक्षपात की राजनीति का आरोप भी लगाया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सारे मुसलमान से माफी मांगो, महाराष्ट्र में 500 वेबसाइट हैक और 2 देशों पर सबका शक। जी हाँ दोस्तों, पैगंबर टिप्पणी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठाणे पुलिस कमिश्नर की वेबसाइट को कथित तौर पर मंगलवार सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। इस वेबसाइट पर भारत सरकार के लिए एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर देश भर में हिंसा के लिए मुस्लिमों से माफी मांगने के लिए कहा गया। महाराष्ट्र के साइबर सेल के एडीजी मधुकर पांडे ने बताया कि इसी तरह से 500 वेबसाइट को हैक कर लिया गया। मैसेज में आगे लिखा था कि अब हमारे पैगंबर का अपमान होता है तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रख सकते। और हैक की गई वेबसाइट पर लिखा था कि इसे वन हेड साइबर टीम ने हैक किया है और हेलो भारतीय सरकार, सभी को हेलो। बार बार आप लोगों को इस्लाम धर्म से दिक्कत होती है, जल्द से जल्द दुनिया के सभी मुसलमानों से माफ़ी मांग लीजिए। जब हमारे पैगंबर का अपमान हो रहा हो तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकते। साइबर सेल के डीसीपी सुनील लोखंडे ने कहा कि बाद में वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया गया। सुनील लोखंडे ने कहा कि ठाणे पुलिस की वेबसाइट को आज सुबह 4 बजे हैक कर लिया गया। साइबर टीम ने जांच की है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने डेटा को रिकवर कर वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया है। जांच अभी जारी है। मधुकर पांडे ने कहा कि जिन 500 वेबसाइट को हैक किया गया था उनमें से कुछ को रिस्टोर कर लिया गया और इस मामले में जांच जारी है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।